मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही न करें ये तो गलत गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बात करें, हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे। संधि टॉपिक में हमने सबसे पहला पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन धी, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलना। फिर हमने बात की थी कि संधि दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और फिर उसमें परिवर्तन होता है, विकार होता है और जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर हमने संधि के नियम एवं शर्तें पढ़ी थी, है ना, कि सबसे पहले हमने नियम पढ़ा था कि संधि, है ना, संधि कार्य करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए तो ही उसमें संधि होगी, वर्ण सहयोग होगा। फिर हमने संधि का अगला नियम पढ़ा था कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव और विदेशज और देशज शब्दों में नहीं होती है। फिर हमने एक अगला नियम और पढ़ा था कि संधि कार्य करते समय जो संधि होती है उसमें वर्ण परिवर्तन होता है तो ठीक है। वर्ण परिवर्तन होने के बाद शब्द जो होते हैं वो सार्थक भी होने चाहिए, उसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए। और अर्थ नहीं निकलता है ना तो वो व्याकरण के अंग होने चाहिए, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है। फिर हम आज जो पढ़ने वाले वो संधि का चौथा नियम हो जाएगा अपना, है ना, संधि का चौथा नियम पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि जो संधि है वो आपके 3 टॉपिक में और काम आएगी, जैसे आपका हो जाएगा समास, फिर मैं आपसे बात करूं प्रत्यय, उपसर्ग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संधि का चौथा नियम। संधि के चौथे नियम की बात करें तो लिखो, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय संधि युक्त पद संधि कार्य करते समय संधि युक्त पद एवं संधि विच्छेदित पद, संधि विच्छेदित पद, संधि विच्छेदित पद, संधि कार्य करते समय संधि युक्त पद एवं संधि विच्छेदित पद दोनों का अर्थ निकलने चाहिए, दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। संधि कार्य करते समय संधि युक्त पद एवं संधि विच्छेदित पद दोनों के जो अर्थ होते हैं वो निकलने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि हम कोई भी संधि कर रहे हैं, उसमें वर्ण परिवर्तन भी हो गया आपका, है ना, और उसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना, उसका अर्थ उल्टा फुल्टा हो रहा है, तो फिर वो संधि नहीं होगी, चाहे उसमें भले आपका नियम काम कर रहा हो। जैसे कि मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं, जैसे कि एक शब्द मैं आपके यहां पर लिखूं, विश्व, धन, मित्र। ठीक है साहब, शब्द बनेगा विश्वामित्र। इधर मैं आपसे बात करूं, इसी का ही लिख सकते हैं, जैसे हम विश्व, धन, अमित्र, है ना। तो इसमें अगर इसमें व में क्या है, अ है, और इस अ और ये अ और मिलकर क्या बना, आ बना, तो शब्द बन गया विश्वामित्र। इधर आपका है ना संधि नहीं हुई, इसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा है ना, और शब्द यहां पर भी क्या बन रहा है, विश्वामित्र बन रहा है। जैसे कि मैं आपको यहां पर एक शब्द और दे देता हूं, जैसे अष्ट धन वक्र, शब्द बना अष्टावक्र। यहां पर भी आपके कोई नियम काम नहीं कर रहा है ना, यहाँ दोनों पर आपके नियम काम नहीं कर रहा है, लेकिन शब्द बन रहा है अष्टावक्र। इधर मैं आपके एक और शब्द दूं, जैसे अष्टधन अवक्र। इधर मैं आपको एक और उदाहरण दूं, जैसे दीन धन नाथ, शब्द बनेगा दीनानाथ। ठीक है साहब, शब्द क्या बनेगा, दीनानाथ। इधर मैं आपसे बात करूं तो दीन धन अनाथ। इधर मैं आपसे बात करूं तो आपका क्या नहीं कर रहा है, नियम काम नहीं कर रहा है, लेकिन शब्द बन रहा है दीनानाथ। इधर मैं आपसे बात करूं कि नियम इधर काम कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या है,
इस हलन ये ट में क्या है, अ है, ये हलन ट हो गया, और इधर भी आपके क्या है, अ है। अ और अ मिलकर क्या बना, आ बना। शब्द आपका क्या बना, अष्टावक्र बना। फिर मैं आपसे यहाँ बात करूं तो दीन धन अनाथ, यहाँ पर इस न में क्या है, अ है, यहाँ पर भी क्या है, अ है। अ और अ मिलकर क्या बना, आ बना। शब्द आपका क्या बना, दीनानाथ बना। ठीक है साहब, यहाँ पर आपके तीन इधर जो है तीनों में नियम काम कर रहे हैं, इधर आपके तीनों में नियम काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मैंने आपको जो नियम लिखवाया था क्या था कि संधि कार्य करते समय संधि युक्त पद एवं विच्छेदित पद दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, यानी कि जो दोनों के अर्थ होते हैं वो समानुकूल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों के अर्थ कुछ अलग ही निकल रहे हैं, जिस शब्द के अनुरूप आपके अर्थ निकलने चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, है ना, विश्व धन मित्र। विश्वामित्र का अर्थ क्या होता है, जो विश्व का मित्र हो। यहाँ पर क्या है, विश्व धन मित्र, विश्व का जो मित्र हो विश्वामित्र कहलाता है। और इधर का हम जब अर्थ देखने के प्रयास करते हैं तो यहाँ पर है विश्व धन अमित्र। अमित्र यानी जो मित्र नहीं है, इसका अर्थ क्या है, शत्रु। तो विश्व का शत्रु क्या विश्वामित्र कहलाएगा, नहीं। विश्व का मित्र क्या कहलाएगा, विश्वामित्र कहलाएगा। यहाँ पर हम जब ये सब शब्द देखते हैं, अष्टावक्र, अष्टा यानी 8 और वक्र यानी टेढ़ा, है ना। अष्ट यानी क्या होता है, 8, और वक्र यानी होता है टेढ़ा। तो 8 जगहों से जो टेढ़ा होना उसके लिए क्या निकलता है, अष्टावक्र। तो अब हम इधर देखते हैं, अष्ट, अष्ट यानी 8 हो जाएगा, अवक्र यानी जो टेढ़ा नहीं है, यानी हम कह सकते हैं सीधा। लेकिन हमारा अर्थ क्या निकलना चाहिए, जो टेढ़ा हो। तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है जो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियम काम कर रहा है। तो हमने देखा था नियम काम भले ही करे, और अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा ना तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकला, जैसे अष्ट यानी 8 और वक्र यानी टेढ़ा, जो 8 जगहों से टेढ़ा वो क्या है, अष्टावक्र। देखो अष्टावक्र एक साधु, अष्टावक्र एक ऋषि का नाम था, है ना। उनकी अगर मैं आपसे बात करूं अष्टावक्र की, तो ऐसा कहते हैं कि अष्टावक्र जब गर्भाशय में थे तब उनके पिताजी थे वो ब्राह्मण थे, और वो भी कुछ ज्ञानार्जन की कुछ बात कर रहे थे, ज्ञान संबंधी। तो उनसे कुछ त्रुटि त्रुटि हो गई थी। तो जो अष्टावक्र थे वो गर्व से ही बोल पड़े कि आपने अभी जो बोला है वो गलत बोला है। और ऐसा कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया था, और वो श्राप उन पर काम भी कर गया था। तो वो जब पैदा हुए तो वो 8 जगह से टेढ़े हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, अष्टावक्र। हालांकि उसके बाद में उनकी जो इस 8 जगह से टेढ़े होने के जो श्राप था वो मुक्त हो गए थे, लेकिन उनका नाम क्या रह गया, अष्टावक्र रह गया। फिर मैं आपसे बात करूं दीन और धन नाथ। दीन यानी गरीब, और नाथ यानी स्वामी, गरीबों का स्वामी, है ना, दीनानाथ कहलाता है। तो इसका अर्थ तो बढ़िया बैठ रहा है कि भाई जो जैसा था वैसा बैठ गया, यहाँ पर भले नियम काम नहीं करा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे दीन, दीन यानी गरीब, और अनाथ, अनाथ गरीब का स्वामी अनाथ कैसे हो सकता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक अपना अंतिम नियम ले रहा है, नियम नंबर 5 हो जाएगा। संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय, संधि कार्य करते समय प्रथम प्रथम पद के अंतिम वर्ण, संधि कार्य करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण व अंतिम पद के अंतिम पद के प्रथम वर्ण के मध्य संधि कार्य
संधि कार्य होना चाहिए। संधि कार्य होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। नियम नंबर हमारा 5 कह रहा है कि संधि कार्य करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण के मध्य संधि कार्य होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान संधि कहते हैं। अन्यत्र यानी अन्य जगह, अन्यत्र वह गौण संधि कहलाती है। जैसे कि मैं आपको इसको उदाहरण के से समझाऊं तो जैसे उदाहरण में बताता हूं आपको, रामायण, ठीक है, ये रामायण है। अब जब हम इसके संधि विच्छेद करते हैं ना, रामायण का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है राम धन अयन। राम धन अयन। हमारा नियम कह रहा है कि संधि कार्य करते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद है और इसका अंतिम वर्ण है। फिर क्या कहा है? अंतिम पद के प्रथम वर्ण, ये अंतिम पद है आपका और इसका प्रथम वर्ण, ठीक है, के मध्य आपका क्या होना चाहिए? संधि कार्य हो, तो उसे हम प्रधान संधि कहते हैं। अब यहां पर अगर हमारा संधि कार्य हो रहा ना तो हम क्या कहेंगे? प्रधान संधि कहेंगे। अगर यहां पर नहीं हो रहा तो हम उसे क्या कहेंगे? गौण संधि कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो इस म में क्या है? आपका अ जुड़ा हुआ है। इस यहां पर क्या है? अ है। अ और अ मिलकर क्या बना? आ बना। जैसे ये राम है, अब ये म हलंत है, इस हलंत म में आ जुड़ा, ठीक है, इस हलंत म में क्या जुड़ा? आ जुड़ा, तो शब्द बन गया रामा। अब य और न, तो शब्द क्या बना? रामायण। यहां पर क्या है? न है आपका, अण नहीं है, न है, तो शब्द क्या बना? रामायण बना। ये तो आपकी क्या हो गई? प्रधान संधि हो गई। क्या हो गई? प्रधान संधि। और इसे ये किस संधि का उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का। अब हम बात करते हैं रामायण की एक बार वापिस से, तो वापिस लिखते हैं रामायण। इस रामायण की हम बात करें तो शब्द है राम धन अयन। अयन वैसे मार्ग को कहते हैं। शब्द क्या बना? रामायण, है ना, राम धन अयन। अब यहां पर एक नियम लिखिए कि री, र और श के बाद क्या आ जाए? आपका न, तो इस न का क्या हो जाएगा? आपका अण हो जाएगा। ठीक है साहब, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और व्यंजन संधि है। ये मैं आपको आगे और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पर यहाँ पर एक मुख्य बात है जो बहुत ही हमारा हाँ, री र श के बाद न आ जाए तो इसका क्या हो जाता है? अण हो जाता है। अब यहाँ पर र आ रहा है प्रथम पद में, तो शब्द यहाँ पर न आ रहा है। अब इस र के प्रभाव से यहाँ पर क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। जैसे हम संधि करेंगे तो यहाँ पर न का अण हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा रामायण, है ना। और ये लिख दो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर मैं आपसे बात करूं, ये गौण संधि है। यहाँ पर हमारे क्या है? गौण संधि है। अब जब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रामायण में संधि कौन सी है और वहां पर आपको दीर्घ संधि भी दे रखी हो और आपको व्यंजन संधि भी दे रखी हो या स्वर संधि या व्यंजन संधि आ जाए, तो आपको हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है? स्वर संधि को। स्वर संधि या दीर्घ संधि, जो दोनों में जो भी आपके ऑप्शंस में हो। क्यों देनी है? क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रधान संधि है। क्योंकि हमारा जो संधि का नियम कहता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में ही संधि कार्य होना चाहिए। लेकिन अगर उसके अन्यत्र कहीं जगह पर हो तो वो संधि कौन सी कहलाती? गौण संधि कहलाती है। और इसी के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में आपकी क्या नहीं है? स्वर संधि या दीर्घ संधि नहीं दे रखी है और व्यंजन संधि दे रखी है, तो आपको
व्यंजन संधि कर लेना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो नियम थे, शर्तें थी, वो हमने सभी पढ़ ली हैं। अब हम फाइनली बात करेंगे किसकी? संधि की बात करेंगे। अब हम अपनी संधि शुरू करते हैं। बहुत दिनों से नियम और शर्तें, संधि की परिभाषाएं पढ़ी थी। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका होता है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। जैसे कि मैं आपसे बात करूं स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि हमेशा हम किसे कहते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण देकर बता देता हूं, पहले भी दे चुका हूं इसी का उदाहरण। ऋषिक धन ईश है ना, ऋषिक धन ईश, ये आपका शब्द शुद्धि में भी काम आने वाला शब्द है। शब्द बनेगा आपका ऋषिकेश। शब्द क्या बना? ऋषिकेश। कैसे बना? इस क में क्या है? ये क है। इसको जैसे हम इसको विच्छेदित करेंगे तो ये हलंत का धन अ, यहाँ पर क्या है? ई है। अ और ई मिलकर क्या बना? ए बना, है ना। अब हम इसको जोड़ेंगे, जैसे शब्द बना ऋषिकेश, है ना। अब हम बात करते हैं ये कि स्वर संधि का उदाहरण हो गया। स्वर धन स्वर मिलकर क्या बनता है? स्वर संधि बनती है। ये तो बात हो गई थी हमारे स्वर संधि की। अब स्वर संधि के भी कितने प्रकार भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, पहला भेद है आपका कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। फिर मैं आपसे बात करूं दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? गुण स्वर संधि। फिर मैं आपसे बात करूं वृद्धि स्वर संधि। फिर मैं आपसे बात करूं चौथा यण स्वर संधि। फिर पांचवा भेद है आपका कौन सा? अयाधि स्वर संधि। देखो हम बात कर रहे थे संधि 3 प्रकार की होती है ना। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की अगर हम बात करें तो शब्द बनता है ऋषिक धन ईश ऋषिकेश, है ना। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। अब हम बात करें दूसरे नंबर पर आपकी जो संधि आएगी वो कौन सी आएगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं तो व्यंजन धन स्वर, जैसे यहां पर उदाहरण बताऊं आपको, सत धन जन, शब्द बनेगा आपका सज्जन। यहां पर आपके व्यंजन संधि की बात कर रहे थे, सत धन जन सज्जन। एक आपके संधि होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो जैसे कि मनः धन ज। देखो यहां पर न में क्या मिला हुआ? अ मिला हुआ है। इस विसर्ग का क्या हो गया? उ हो गया। अ और उ मिलकर क्या बना? ओ बना। शब्द बन गया आपका क्या? मनोज। क्या बना? मनोज बना। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस ऋषिकेश के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो ये ऋषिकेश है, इसको अगर आपको शब्द शुद्धि के हिसाब से पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, ऋषिकेश बराबर है। जैसे कि इसका ही आप लिख लीजिए कोष्ठक में, ये जो ऋषिकेश लिखा जाता है ये गलत लिखा जाता है। शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है? ऐसे।
अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपरी रूप से स्वर संधि की। स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि सबसे पहले कहते किसे हैं, है ना? स्वर संधि कहते किसे हैं? कहते किसे हैं स्वर संधि? देखो, जब दो या दो से अधिक स्वर, है ना, जब दो या दो से अधिक स्वर मिलकर जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है, जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है और नए सार्थक शब्द की रचना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप लिखिए इसकी परिभाषा, जब दो स्वरों के मेल, जब दो स्वरों के मेल, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो, क्या हो? विकार, यानी कि कोई परिवर्तन उत्पन्न हो, कोई परिवर्तन हो, विकार उत्पन्न हो। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो, जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो, अर्थात जिससे नए सार्थक शब्द की रचना हो, जिससे नए सार्थक शब्द की क्या हो? रचना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रचना हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हाँ जी, हम बात करें स्वर संधि की, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो, अर्थात जिससे नए सार्थक शब्द की रचना हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम इन पांचों भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला भेद आपके हो जाएगा कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा लिखिए, दो स्वरों, दो लघु स्वरों व दो लघु स्वरों व दो दीर्घ स्वरों के मिलने से दो लघु स्वरों व दो दीर्घ स्वरों के मिलने से दोनों स्वर दीर्घ हो जाए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। हाँ जी, हम बात करें स्वर संधि की बात कर रहे थे, जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो, अर्थात जिससे नए सार्थक शब्द की रचना, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे फिर हम बात करें कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। फिर हम बात करें दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, जब दो लघु स्वरों और दो दीर्घ स्वरों के मिलने से दोनों जो होते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर, वो दीर्घ हो जाए, है ना, वो क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें क्या बात करेंगे? सबसे पहले कि आज मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं दीर्घ स्वर संधि के, फिर हमारी जो संधि रहेगी वो कल से प्रॉपर शुरू होगी। फिर हम सिर्फ संधि पढ़नी है अब हमें। जैसे कि हम बात करें तो दीर्घ स्वर संधि का मैं आपको नियम बताऊं
दीर्घ स्वर संधि की मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि आपका इधर अ है या फिर आ है, इधर हम बात करें अ है या हम कह सकते हैं क्या है, आ है। चाहे ये अ है, ये इस अ से मिले, चाहे ये अ है इस आ से मिले, चाहे ये आ है इस अ से मिले, चाहे आ है आ से मिले, शब्द आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर मैं आपसे बात करूं, ये ई है, इधर ये आपके बड़ी ही है, इधर ई है, वापस आपके इधर क्या है, बड़ी ई है। चाहे ये ई इस ई से मिले, चाहे ये ई इस ई से मिले, चाहे ये ई इस ई से मिले, चाहे ये ई से मिले, तो आपका जो बनेगा वर्ण क्या बनेगा, बड़ी ई। उ उ की बात करें, उ या छोटा उ प्लस उ या छोटा उ, बड़ा उ। चाहे ये छोटा उ इस छोटे उ से मिले, चाहे ये छोटा उ बड़े उ से मिले, चाहे बड़ा उ छोटे उ से मिले, चाहे बड़ा उ से मिले, तो बनेगा क्या आपका, बड़ा उ बनेगा। हम कहते हैं ना कि तरबूज चाहे चाकू पर पड़े या चाकू चाहे तरबूज पर पड़े, कटना तो तरबूज को, ये वो वाला सिस्टम है कि चाहे आपका कोई भी किससे भी मिले, यहाँ पर बनेगा क्या, आई बनेगा। स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लघु स्वर हो या लघु स्वर हो, शब्द क्या बनेगा, जो वर्ण बनेगा वो दीर्घ बनेगा। चाहे मैं आपसे बात करूं कि आपका जो स्वर हो, दीर्घ स्वर हो तो भी आपका दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे कि अब हम सबसे पहले इसमें बात करें तो कुछ उदाहरण दे दूं आपको मैं इसमें। जैसे अ है, आ है, एक इसका उदाहरण है, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन, धन, अर्क। देखो इस अण में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। यहां पर तो अ है इसे, ये अ और अ मिलकर क्या बना, आ बना। शब्द बनेगा कौन। ये न हलंत हो गया, इस हलंत न में ये आ मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, अना बन जाएगा। फिर ये क मिलेगा तो शब्द क्या बनेगा, कोणार्क। और ये कोणार्क आरएस 2021 में पूछा हुआ है आपका। आरएस 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, तो हमारे लिए वैसे ही इंपोर्टेंट हो गया। फिर मैं आपको एक और इसका उदाहरण बताऊं। जैसे अ है, ये हाँ अ है और ये अ है, यहाँ पर अ लिख। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कंटक, धन, आकीर्ण। कंटक, धन, आकीर्ण। इस आकीर्ण का अर्थ क्या होता है, भरा हुआ। इस आकीर्ण का अर्थ क्या होता है, भरा हुआ। और कंटक यानी कांटों, कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है, कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण ये आपके पीसीआई एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। और जो मैं आपको उदाहरण बताऊं ये लगभग पूछे हुए एग्जाम के हैं, है ना, तो इनको आपको इंपोर्टेंट कर देना है। फिर मैं आपको एक और बताऊं, जैसे महा, धन, अमात्य। अमात्य किसे कहते हैं, मंत्री को कहते हैं। महा यानी बड़ा, तो शब्द बनेगा आपका, देखो इस ह में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। इधर क्या है, अ है। आ और अ मिलकर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ पर भी क्या है, अ है। यहाँ पर भी क्या है, आ है। अ और आ मिलकर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, महा। महा है, ये इस ह में मिला तो शब्द क्या बना, महा। फिर मात्य, महा मात्य। ये भी आपके पीसीए एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझनी है कि चाहे लघु स्वर मिले तो भी आपका दीर्घ होना है, और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर मिले तो भी आपका दीर्घ होना है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक नहीं लिखा है इसलिए।